हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PQ स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके लिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए साइंस के प्रश्न और उनके उत्तर लेके हाजिर हुए हैं फिर से। तो आप लोग हमारे साथ PQ स्टडी ग्रुप चैनल के साथ जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न। देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संरचना पक्षियों में नहीं पाई जाती। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला आँख, दूसरा यकृत, तीसरा कान और चौथा मूत्राशय। तो बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी ऐसी संरचना है जो पक्षियों में नहीं पाई जाती। आँख, यकृत, कान या मूत्राशय। तो यहाँ पे हमारा जो है मूत्राशय जो है ये पक्षियों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मूत्राशय। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे हम कि जो भी प्रश्नों का आपने यहाँ पे जो सही जवाब देते हैं आप लोग, उनका आंसर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्न सही किए हैं, जिससे आपको अपना स्कोर के विषय में भी आपको पता लग जाए कि हमने प्रश्नों में कितना स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एथिलीन C2H4 के अणु में HCH बंध के बीच बना कोण है। आपको बताना है एथिलीन C2H4 के अणु में HCH बॉन्ड के बीच बना कोण क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला 90 डिग्री, दूसरा 120 अंश, तीसरा 180 डिग्री और तीसरा 360 डिग्री। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहले तो C2H4 का यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होता है। C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं C2H4 यानी एथिलीन का। तो देखिए फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है C2H4 का यानी एथिलीन का। और यहाँ पे देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ 120 अंश का एंगल बनता है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ 120 अंश का एंगल बनता है और ऐसी कार्बन हाइड्रोजन के साथ 120 अंश का एंगल। तो इस तरीके से कितना होता है, एथिलीन C2H4 के अणु में HCH बंध के बीच जो एंगल बनता है वो 120 अंश का। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। आपको बताना है शुष्क सेल जो डाई सेल्स होते हैं उनमें विध्रुवक का कार्य कौन करता है। पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा मैग्नीज डाइऑक्साइड, तीसरा अमोनियम क्लोराइड और चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। शुष्क सेल में फ्रेंड विध्रुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। फिर से 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मस्तिष्क और चौथा डायंसिफ्लॉन। तो बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का जो केंद्र होता है वो हमारे ब्रेन में होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, प्रमस्तिष्क, जो सेरिब्रम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, श्वसन क्रिया संपन्न होती है। फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास। राइबोसोम में, लाइसोसोम में, हरित लवकों में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो श्वसन क्रिया जो संपन्न होती है वो होती है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ऊष्मा की एक सूक्ष्म इकाई भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पुष्प का निषेचन होता है वर्तिकाग्र पे, वर्तिका पे, अंडाशय में या बीजांड में। पुष्प का निषेचन कहाँ पे होता है। तो पुष्प का निषेचन जो होता है वो होता है बीजांड में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, बीजांड में। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। आपको बताना है अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला स्पंजों में, दूसरा मेढक में, तीसरा अमीबा में और 4th ऑप्शन हाइड्रा में। तो बताइए फ्रेंड्स,
अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है। और फ्रेंड देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही हल किया है। तो बताइए फ्रेंड, इसका आंसर अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन जो होता है वो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, अमीबा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोको प्राप्त होती है पहला बीजों से, दूसरा तनों से, तीसरा पत्तियों से और चौथा जड़ों से। तो बताइए फ्रेंड्स, कोको किससे प्राप्त होती है। तो कोको प्राप्त होती है हमारी बीजों से। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, बीजों से। जी हाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा, जिसे 1 किलो हावर्स भी बोलते हैं, 1 किलो हावर्स। तो इसी में हमारी जो बिजली की यूनिट है वो मापी जाती है किलोवाट घंटा हावर्स में। तो बताइए, किलोवाट घंटा हावर्स किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा हावर्स जो मात्रक है वो है हमारा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो कोई एक वस्तु दे रखी है जिसकी फोकस दूरी हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंस की क्षमता यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास, पहला 5 डायोप्टर, दूसरा 4 डायोप्टर, तीसरा 4.5 डायोप्टर और चौथा ऑप्शन 3 डायोप्टर। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, फोकस दूरी देखते हैं। फोकस दूरी हमारी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमें। तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है। तो क्षमता यहाँ पे इसे पावर से बोलते हैं। पावर क्या होती है इसकी, लेंस की 1/f, 1/f, जहाँ f मीटर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे से देख लेते हैं। तो 1 की जगह 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 को डिवाइड करते हैं 100 से, 25 चौका 100। तो हमारी पावर कितनी आ जाती है इसकी, P बराबर 4 डायोप्टर। देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर 2, 4 डायोप्टर। जी हाँ फ्रेंड, 4 डायोप्टर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा पहला आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा उल्टा और चौथा वस्तु से बड़ा। तो देखिए फ्रेंड, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जो समतल दर्पण द्वारा हमारा बना प्रतिबिंब होता है उसकी कंडीशन होती है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, तो एक तो आभासी बनेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और तीसरी कंडीशन रहती है कि आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो ये 3 कंडीशन होती है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की, कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। आपको बताना फ्रेंड, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। 2.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 3.6 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2.8 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए फ्रेंड, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो देखिए, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा, जी हाँ, स्पेसिफिक हीट या ऊष्माधारिता भी बोलते हैं इसे। तो ये हमारी होती है, जी हाँ, ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, ये हमारी होती है 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा 4 किलोग्राम जल को 30 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा व्यय होगी। 4 किलोग्राम जल है हमारे पास जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा हमारी व्यय होगी, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ऊष्मा बराबर होती है, इसका एक फार्मूला होता है MS डेल्टा थीटा, जहाँ थीटा जो है विभिन्न तापांतरों का अंतर है, डिफरेंस। तो M की वैल्यू देखते हैं, कितने किलोग्राम जल है हमारा, 4 किलोग्राम। S की वैल्यू, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 होती है, ऊष्माधारिता। और थीटा का मान यहाँ पे देख लेते हैं, 70 - 30। ठीक है फ्रेंड्स, ये किलो कैलोरी में मान आता है हमारा निकल के। और अगर किलो कैलोरी को केवल जूल में ऊष्मा में बदलना है तो यहाँ पे 4.2 गुणा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4, चूँकि यहाँ पे किलो कैलोरी में आंसर मांग रहा है इसलिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं स्पेसिफिक हीट को, और 70 में से 3 गए 40 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 160 आता है हमारा। 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 160। देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो 3rd ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेफाइट क्या है, एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या विलयन है। तो बताइए फ्रेंड, ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट जो है एक तत्व है, पहला ऑप्शन एक तत्व, पहला ऑप्शन ग्रेफाइट एक तत्व है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा अणु त्रिपरमाणुक नहीं है। इनमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में त्रिपरमाणुक अणु कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहला O3, दूसरा CO2, तीसरा H2O2 और चौथा SO2। तो त्रिपरमाणुक अणु कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखते हैं, जो O3 है हमारा, इसमें 3 परमाणु हैं, O+O+O 3 परमाणु हैं, देखिए आप। तो ये त्रिपरमाणुक अणु हो गया। ऐसी CO2 में देखते हैं कार्बन परमाणु प्लस 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल, ये भी त्रिपरमाणुक है। अगला देखते हैं SO2 को, SO2 में एक सल्फर का और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ये मिलके बनता है SO2, ये भी त्रिपरमाणुक है। नेक्स्ट देखते हैं H2O2, H2O2 में देखते हैं हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है त्रिपरमाणुक नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये कौन सा हो जाता है, 4 परमाणुक, चतुर्थ परमाणुक ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, H2O2। ठीक है फ्रेंड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जी। अगला प्रश्न है हमारा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आपको बताना है फ्रेंड, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, केवल दाब पे, केवल आयतन पे, दाब व आयतन दोनों पे, या केवल ताप पे। तो आइडियल गैसेस जो होती हैं उनकी इंटरनल एनर्जी किस पे निर्भर करती है फ्रेंड, बताना आपको, दाब पे, ताप पे या आयतन पे या केवल ताप पे या दाब और आयतन दोनों पे, बताइए फ्रेंड। तो देखिए, आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है वो केवल ताप पे निर्भर करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं, इनकी कंडीशन क्या है आपको बताना है। पहला, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या परस्पर काटती हैं। तो देखिए फ्रेंड, चुंबकीय मैग्नेटिक बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा। जो चुंबकीय बल रेखाएं किसी मैग्नेट से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं वो जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमारी और ये एक दूसरे को किसी कोने पे काटती नहीं हैं, बल्कि नॉर्थ और साउथ पोल पे आपस में मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस दिशा में वैद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा? आपको बताना है इनमें से किस कंडीशन में वैद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। पहला, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश पे। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पे। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पे। और चौथा, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश पे। तो देखते हैं फ्रेंड इसकी कंडीशन। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ये मैग्नेटिक बल दिखाए हैं और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इन पे कोई भी फोर्स कार्य नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाया गया है ऐसी कंडीशन में चार्जेस पे कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सौर ऊर्जा का कुल कितने प्रतिशत भूमि पर पहुँचता है? आपको बताना है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का कुल कितने प्रतिशत भाग जो है वो भूमि पर पहुँचता है। पहला 35%, दूसरा 47%, तीसरा 70% और चौथा ऑप्शन है 61%। तो बताइए फ्रेंड, जो सूरज से आने वाली सौर ऊर्जा है उसका कितने प्रतिशत भाग जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है? 47%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 47%। जी हाँ फ्रेंड्स, सही हो जाता है हमारा। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Li लिथियम आयन N2 से क्रिया करके नाइट्राइट बनाता है। लिथियम का ये गुण किस तत्व से मिलता है? लिथियम आयन जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाता है। तो लिथियम का ये गुण इनमें से नीचे दिए गए जो तत्व हैं इनमें से किस तत्व से मिलता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला सोडियम से, दूसरा बेरिलियम से, तीसरा बोरान से और चौथा मैग्नीशियम से। तो बताइए फ्रेंड। तो देखिए लिथियम का ये गुण मिलता है मैग्नीशियम से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ Mg मैग्नीशियम और बी बोरान, बी बेरिलियम, Na सोडियम। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम किसकी देन है? पहला नील्स बोर की, दूसरा SCJ मोजले की, तीसरा DI मेंडलीफ और चौथा ई रदरफोर्ड। तो आधुनिक आवर्त नियम जो दिए थे वो SCJ मोजले ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, SCJ मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी थी वो SCJ मोजले ने दी थी। ठीक है फ्रेंड, और मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को उनके आवर्ती क्रमों में बांटा था। सबसे पहले मेंडलीफ ने जो तत्वों को अपने आवर्ती क्रमों में बांटा था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है SCJ मोजले, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर से चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, सबसे अधिक गुणसूत्र बताने हैं आपको। पहला कुत्ते में, आगे देखते हैं फ्रेंड, दूसरा बिल्ली में, तीसरा कबूतर में, ये तीसरा फोर्थ ऑप्शन है टेरिडोकाइटस में। तो बताइए फ्रेंड सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? आपको बताना है सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक गुणसूत्र जो फ्रेंड पाए जाते हैं वो टेरिडोकाइटस। जी हाँ फ्रेंड, सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे टेरिडोकाइटस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन टेरिडोकाइटस जो है वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, टेरिडोकाइटस। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हमारे जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दें और घंटे की बेल आइकन बटन को आप लोग प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।